नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग शर्मा। जयपुर क्या पूरे राजस्थान में कमोबेश इन्हें सभी लोग इसलिए जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के प्रमुख रहे हैं राजस्थान के। इसके अलावा क्रेडाई के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण परिचय जिसे लेकर आज हम इनसे रूबरू भी होंगे वो है गौड़ सनाड्य फाउंडेशन, जिसके ये संयोजक हैं, जिसे संभालते हैं। तो ऐसे में कई सवाल इनसे जुड़े रहते हैं जिन्हें लेकर हम आज इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत इसलिए क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और जब विधानसभा चुनाव है तो हर एक सामाजिक संगठन की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अनुराग जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि अभी आपको मैं किस रूप में देखूं? आपको क्रेडाई से जुड़ा हुआ मानूं, गौड़ सनाड्य फाउंडेशन से जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी से, या फिर एक और आपका परिचय है कि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कविताएं लिखते हैं, कुछ कहानियां भी लिखते हैं। किस तरीके से देखा जाए? आप समग्रता से ये कह सकते हैं कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और भारतीय और भारतीयता के प्रति पूर्णतः निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ, जो ब्राह्मण समाज के अंदर चेतना का काम कर रहा हूँ। ब्राह्मण समाज की सेवा के लिए अपना तन मन पिछले लगभग 20 वर्षों से हमने अर्पित किया हुआ है और आने वाले समय में भी ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज चैतन्यता की ओर जाए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और राष्ट्रीयता का गौरव आगे बढ़ाए। ब्राह्मण समाज की आपने बात की तो ब्राह्मण समाज को लेकर एक महाकुंभ हुआ था, मुझे याद है 2013 के आसपास, और उसके बाद अभी महापंचायत रही। उसमें प्रमुख सूत्रधारों में पर्दे के पीछे आप थे, ऐसा कहा जाता है आमतौर पर। लेकिन उसमें आप पर्दे के पीछे थे या नहीं, उसके बाद मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल यहीं पर करूंगा। देखिए, 2012 के अंदर विप्र महाकुंभ का आयोजन जयपुर में किया गया और उस समय मैं उस कार्यक्रम का अध्यक्ष था। और अभी 2023 में जो ब्राह्मण महापंचायत हुई, जिस संगठन ने विप्र सेना ने ये कार्यक्रम किया, उसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। दोनों ही समय ये महसूस किया गया कि ब्राह्मण समाज को एक समूह के रूप में, एक ताकत के रूप में एक जगह इकट्ठा होकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करना आवश्यक है। और इसी नाते से वो सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने अपनी पूरी ताकत जयपुर में आके दिखाई। देखिए, जब हम समाज के अंदर रहते हैं तो समाज का अभिन्न अंग है राजनीति, और लोकतंत्र के अंदर जितने सर उतनी कीमत है। तो उसी समूह को, उसी ताकत को दिखाने के उद्देश्य से ये दोनों आयोजनों का हमने सफल संपादन किया और ब्राह्मण समाज ने अपनी ताकत पूरे राजस्थान के अंदर जिस जिस को दिखानी चाहिए थी, जिस प्लेटफॉर्म पे दिखानी चाहिए थी, आके अपनी ताकत को कितनी दिखाया। संख्या है आप लोगों की राजस्थान में? आप कितनी बड़ी तादाद में हैं, कितना प्रतिशत हैं, या फिर संख्या के हिसाब से देखें तो किस जाति से पहले हैं या बाद में हैं? क्या टॉप पे हैं, थर्ड नंबर पे है, चौथे पे, क्या है? देखिए, जो हमारे आंकड़े हैं उस हिसाब से ब्राह्मण लगभग 13 से 14% राजस्थान के अंदर है, जो जाटों के समकक्ष हैं। अगर हम जांगीड़ ब्राह्मणों को, सुथारों को भी हमारे साथ मिलाते हैं, जो कि सब ब्राह्मण ही हैं, तो हम लोग जाटों से भी आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर संपूर्ण ब्राह्मण समाज की आपने बातचीत की है, लेकिन मुझे याद आता है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के सामने एक चर्चाओं में एक चीज आती है, राजनीतिक जब कार्यक्रम होते हैं, कि हरियाणा समाज इतना, गौड़ समाज इतना, गुर्जर गौड़ समाज इतना। तो गौड़ सनाड्य फाउंडेशन से भी आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में गौड़ समाज, गौड़ सनाड्य जो फाउंडेशन है उसकी संख्या क्या है आपके विशेष तौर पर? क्योंकि ऋषियों के गोत्र होते हैं, उसमें गौड़ और सनाड्य एक महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों की संख्या कहां से शुरू होती है, कहां तक है, कितने प्रतिशत होंगे ब्राह्मणों में? देखिए, ऐसा है कि जहां हम ब्राह्मण समाज की बात करते हैं वहां हम संपूर्ण ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। उपजातियों के अंदर राजनीतिक मंच के ऊपर उसका विश्लेषण होता होगा, आपके मीडिया में उसका विश्लेषण होता होगा, लेकिन धरातल के ऊपर संपूर्ण ब्राह्मण समाज एकजुटता से, एक रूप से कार्य कर रहा है। फिर भी एक संख्या तो होगी, कितना प्रतिशत? तो 50% है गौड़ सनाड्य, 40 है, 30 है। वैसे तो क्या है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से लगभग 60% के हिसाब से संपूर्ण ब्राह्मण समाज का जो हिस्सा है उसमें लगभग 60% गौड़ और सनाड्य ब्राह्मण हैं। धौलपुर शहर हो गया, धौलपुर के बाद भरतपुर हो गया, भरतपुर के अलावा बांदीकुई होगा, महुआ हो गया, दौसा हो गया, और उसके बाद जयपुर आ जाइए, जयपुर पूरा शहर की बात कर लीजिए। फिर आप सीकर चले जाइए, सीकर से लेकर आप आगे तक चले जाइए, कई जनरल सीटें हैं। आपका समाज कितने
टिकट पाता है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सोचने का नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने एक सोच के हिसाब से टिकटों का वितरण करते हैं, लेकिन हमारा समाज जो है, ब्राह्मण समाज जो है, और उसमें भी विशेषकर गौड़ सनाड्य ब्राह्मण समाज सभी जगह प्रमुखता से मौजूद है। और ऐसी भी सीटें हैं जहां पर कि ब्राह्मण वोट, गौड़ सनाड्यों का वोट निर्णायक वोट है रिजर्व्ड सीटों पे। बस्सी हुआ, जमवारामगढ़ हुआ, वहां पर गौड़ सनाड्य ब्राह्मणों का वोट निर्णायक वोट हैं। आप इतनी बड़ी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, चलिए आप बात करते हैं। आपके समाज को क्या मिला? आपके एक मंत्री जी थे, मेरे ख्याल से अरुण चतुर्वेदी, लास्ट में वही थे, एक राजकुमार रिणवा थे, उन्हें हटा दिया गया था, जो भी कारण रहा, फिर संसदीय सचिव वगैरह बने। खासतौर पर आप देखिए कि सीपी जोशी थे, महेश जोशी थे, रघु शर्मा भी रहे, फिर उसके बाद एक पूरी फहरिस्त रही, कई बोर्ड आयोगों में रहे और मुख्य सचिव से लेके डीजीपी तक रहे, डीजीपी अभी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज को कम दिया, फिर आप भारतीय जनता पार्टी की वकालत क्यों करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हम वकालत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सनातन के साथ में खड़ी हैं और ब्राह्मण मूल रूप से संस्कृति का संवाहक है। जो सनातन की बात करेगा, ब्राह्मण उसके साथ खड़ा है। जो हिंदुत्व की बात करेगा, ब्राह्मण उसके साथ खड़ा रहेगा। हमें क्या मिला? हमें जो मिला, हमारा प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे जो प्रहलाद जी जोशी हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ पद पे हैं। और हम सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के बारे में चिंतन कर रही है, जो राष्ट्रीयता के विषय में बात कर रही है, जो भारत के गौरव की बात कर रही है। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य ये रहा है हमेशा, शासन किसी का भी रहा हो, ब्राह्मण ने हमेशा ये प्रयास किया है कि भारत और भारतीयता आगे बढ़नी चाहिए। इसी नाते हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए, बीच में आपकी बात काटूंगा। एक टिकट हो गया सारस्वत को 41 में से, एक हो जाता है गुर्जर गौड़ को, क्योंकि गौतम है, गुर्जर गौड़ होते हैं। तो क्या उम्मीद करके चलते हैं कि आपके समाज को कोई टिकट दिया जाएगा इस बार? आप बता रहे हैं 50 से 60% तो आप ही हैं। नहीं, चाहे से सारस्वत हो, चाहे से गुर्जर गौड़ हो, ब्राह्मण है वो। लेकिन हम निश्चित रूप से ये मानते हैं कि गौड़ सनाड्य ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व देना पार्टी का दायित्व है, क्योंकि वो लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस समय से कार्यकर्ता है जब पार्टी ने अपनी जड़ें बनानी चालू करी। गौड़ सनाड्य ब्राह्मणों ने इस पार्टी की नींव में अपना श्रम दिया है, अपना पसीना दिया है। अब पार्टी को यह निर्णय लेना है कि गौड़ सनाड्य ब्राह्मणों के विषय के अंदर वो चिंतन करें और गौड़ सनाड्य ब्राह्मणों को प्रमुखता से टिकटें देवें। आप लोगों का बोर्ड है, वो भी कांग्रेस ने ही बनाया, जिसमें महेश शर्मा अध्यक्ष। नहीं, विप्र कल्याण बोर्ड की मांग तो हम लोगों ने बहुत समय पहले से उठा रखी है। ये तो बहुत सारे बोर्ड बना दिए कांग्रेस सरकार ने, तो कई सारे बोर्ड ऐसे बनाए हैं जिनके विषय के अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है, किस तरह का बोर्ड बना है, किस तरह का बोर्ड नहीं बनेगा। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस ने काफ़ी किया और ये सब विचार विमर्श हमारे बीच में चलते रहते हैं, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि जब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ब्राह्मण हैं, वो इस विषय के अंदर जरूर चिंतन करेंगे और आने वाले समय में आप देखिएगा कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और गौड़ सनाड्य ब्राह्मणों को भी उनकी संख्या के अनुपात के अंदर जहां जहां पे वो प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से मौका भारतीय जनता पार्टी देगी। अमूमन कई पार्टियों में ऐसा होता है कि अलग अलग टिकट दे दिए जाते हैं, उनमें भी कई बार गोत्र देख लिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कई बार गोत्र देखे जाते हैं कि इस गोत्र के जाति के लोग ज़्यादा हैं, ये वाली जाति का ये गोत्र इस जगह ज़्यादा है, ये चीज़ देख ली जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण, मैं जिक्र नहीं करूँगा, एक शायद ब्राह्मणों का गोत्र ऐसा है कि उसके बहुत बड़े लीडर हैं, उनके मेरे ख्याल से कुछ एक लोग होंगे। तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज की आप बात करेंगे या फिर आप अपने गौड़ सनाड्य फाउंडेशन की? क्योंकि गौड़ सनाड्य फाउंडेशन कई बार दावेदारी करता है, मुझे याद है, कि हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले। तो क्या आप अपनी पार्टी से परे, क्योंकि पार्टी तो आपकी है, तो आप ये मांग रखेंगे? और यदि भारतीय जनता पार्टी आपकी ये मांग नहीं मानती है तो फिर आप लोगों के पास क्या चारा रहेगा? नहीं, देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसको हमारी मांग से अवगत करा दिया है और गौड़ सनाड्य ब्राह्मणों की जो मांगे हैं उनसे हमने अवगत उनको करा दिया है और भावना से भी अवगत करा दिया है कि इस समय गौड़ ब्राह्मणों की, सनाड्य ब्राह्मणों की जो मांगे हैं उनके ऊपर पार्टी को निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है तो फिर उस विषय के अंदर फिर बैठक करके समाज निर्णय लेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, मैं अपने आप को उस चीज़ के साथ के अंदर नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन समाज मेरे लिए पहले है
और पार्टी बाद में है। आप और आपके समाज के एक और अधिक पदाधिकारी हैं देवीशंकर जी, उनको लेकर बातचीत चलती है आपको और देवीशंकर जी को लेकर। कोई कहता है सांगानेर, तो कोई कहता है कि सिविल लाइन्स। अब पिछले दिनों दौसा विधानसभा क्षेत्र की खास तौर पर आपके साथ बातें जोड़कर की जाने लगी है। कहा जा रहा है कि दौसा क्यों नहीं? दौसा मुख्यतः गौड़ सनाड्य ब्राह्मणों को संदेश देने के लिए सबसे उचित मंच है। भारतीय जनता पार्टी अगर दौसा विधानसभा क्षेत्र से किसी गौड़ सनाड्य ऐसे व्यक्ति को जो समाज के साथ जुड़ा रहा है, जो सामाजिक नेतृत्व करता है, ऐसे किसी व्यक्ति को मौका देती है तो संपूर्ण पूर्वी राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा सकता है और जाएगा भी उससे। और जहाँ तक बात आपने देवीशंकर जी की या मेरे लिए करी, तो देवीशंकर जी हमारे समाज के राजस्थान के अध्यक्ष हैं और वो एक बहुत सक्रिय सामाजिक व्यक्ति हैं और बहुत सक्रियता से हर प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में उनका योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से अगर उनको दौसा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अपना बनाती है तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे राजस्थान में जाएगा और इसका इम्पैक्ट पूरे पूर्वी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को हमें मिलेगा। आप लोगों ने एक सप्तऋषि मंडल भी बनाया है, क्या सप्तऋषि मंडल की कोई बैठक होती है? 7 ऋषियों का कुछ मंडल या कुछ ऐसा? सप्तऋषि मंडल की परिकल्पना ये है कि हमारे जितनी भी संवर्गीय इकाइयां हैं, चाहे वो गौड़ सनाड्य हो, चाहे खांडल हो, चाहे पारीक हो, चाहे दादीच हो, सारस्वत हो, उन सब की जितनी इकाइयां यहाँ पर सक्रिय हैं, कार्य कर रही हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे रखना। और हमारे सिर्फ 2 कार्यक्रम रहते हैं, उसके अंदर हम नेटवर्किंग का और एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने का काम करते हैं, दीपावली स्नेह मिलन का और परशुराम जयंती का। सप्तऋषि मंडल का कार्यक्षेत्र सिर्फ आपसी मेलजोल और आपसी समन्वय तक ही सीमित है। अनुराग शर्मा जिन्हें लेकर कई लोग कहते हैं कि बड़े एग्रेसिव हैं और देवीशंकर जी में और आप में भी एक थोड़ा सा अंतर है, वो बड़े विनम्र कहे जाते हैं और आप थोड़ा गर्म दल के हैं और आप कई बार भिड़ भी जाते हैं राजनीतिक मंचों पर, कई बार आंदोलनों में आपको मैंने देखा है। तो दोनों में अंतर है क्योंकि दौसा का मिजाज तो थोड़ा सा आक्रामक नेता का है, तो दौसा आपके लिए मुफीद रहेगा? देखिए, आक्रामकता का जवाब विनम्रता से दिया जाता है। तो अगर आक्रामकता वहाँ देखने को मिलेगी तो वहाँ पर परशुराम जी के जय जयकारे भी देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन सिर्फ देखने वाली बात यह है कि हम आक्रामकता का जवाब विनम्रता के साथ भी दे सकते हैं और आक्रामकता का जवाब उससे भी ज़्यादा आक्रामकता के साथ दे सकते हैं। तो दौसा हमारे लिए बहुत मुफीद है। कई बार इन दिनों चर्चा चल निकली है कि कमजोर सीट ब्राह्मण को दी जा रही है, मजबूत सीट नहीं दी जा रही। तो दौसा को कमजोर मानेंगे या मजबूत मानेंगे? जहां से ब्राह्मण लड़ेगा वो सब सीटें मजबूत है। ब्राह्मण के साथ सभी जातियां, सभी वर्ग पूरे खुले मन से, खुले हृदय से साथ जुड़ते हैं। ब्राह्मण एकमात्र जाति है जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, सबके साथ समन्वय के साथ चलती है। तो ब्राह्मण के साथ में किसी जाति विशेष का विरोध नहीं है। ब्राह्मण के साथ हर जाति बहुत कंफर्टेबल है और ब्राह्मण कहीं से भी उसको टिकट मिलती है वो जीत सकता है। कमजोर सीट और मजबूत सीट, ये दोनों का आकलन आप नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि आपकी आबादी इतनी है तो आपको फिर जाटों के बराबर टिकट दिए जाएं या फिर राजपूत समाज के बराबर, गुर्जर समाज के बराबर, टिकटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? राजस्थान के अंदर ब्राह्मण समाज की आबादी के लिहाज से कोई भी सेंसस आप करा लीजिए, कभी भी करा लीजिए, ब्राह्मणों की संख्या आपको जाटों के बराबर मिलेगी। ज़्यादा मिल सकती है लेकिन बराबर भी अगर अपने होती है तो हमारे को कम से कम 30 सीटें तो ऐसी है जहां पर सीधे तौर पे ब्राह्मण को दोनों पार्टियों को देना चाहिए। 30-30 टिकट तो हमारे बनते हैं। तो जो पार्टी कांग्रेस या बीजेपी या आरएलपी या जो भी है, जो ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देगी उसके साथ ब्राह्मण होगा। जहां पे ब्राह्मण होगा वहां पे ब्राह्मण का समर्थन किया जाएगा। तो चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल लेंगे ब्रेक के बाद फिर तीखे सवाल होंगे जो सियासी तौर पर महत्वपूर्ण भी होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अनुराग शर्मा से आगे के सवालों को लेकर बातचीत करते हैं। यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि कई तरीके के कार्यक्रम होते हैं, कई तरीके की महापंचायतें हुई। राजपूत समाज ने अपना किया, जाट समाज ने अपना किया, ब्राह्मण समाज ने अपना किया और उसके बाद वैश्य भी आए, छोटे छोटे अन्य समाज भी आए जिनकी संख्या भले ही कम है लेकिन उन्होंने भी ताकत दिखाई। आप लोगों ने भी ताकत दिखाई। तो उस ताकत का कोई प्रभाव पड़ा या पड़ेगा, आपको उम्मीद है? क्योंकि दबाव आपका दोनों पार्टियों की तरफ था, कांग्रेस की तरफ भी था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लोकतंत्र के अंदर समूह का बहुत महत्व है। लोकतंत्र में एकजुटता का बहुत बड़ा महत्व है
और कमोबेश सिर्फ इसी वजह से ब्राह्मण महापंचायत को देखते हुए दूसरे समाजों ने भी अपनी महापंचायतें करी, एकजुटता दिखाई। निश्चित रूप से हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जातिगत समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से सभी को साधा जाता है और सभी को साधने का प्रयास सभी राजनीतिक दल करते हैं। तो इसके अंदर अगर महापंचायत के माध्यम से हमें क्या हासिल हुआ, तो ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आपको पता लगेगा कौन कौन सी पार्टी कितनी टिकट्स देती है, कितने हमारे विधायक जीत के आते हैं। आने वाले समय के अंदर हमारे कौन कौन जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको क्या क्या दायित्व मिलते हैं। तात्कालिक रूप से आप देखें तो हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण को बनाया ब्राह्मण महापंचायत के तुरंत बाद के अंदर। तो एक संदेश दिया गया पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हम ब्राह्मणों के जो एकजुटता हुई है, जो ब्राह्मण महापंचायत हुई है, उसको हम पॉजिटिव रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं और आने वाले समय के अंदर ब्राह्मण समाज को हम कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कुछ देने वाले हैं जिससे कि ब्राह्मण समाज का जो गौरव है वो और आगे बढ़े। सामान्य तौर पर बातचीत में कहा जाता है कि भाई ब्राह्मण, बनिया, राजपूत ये तो बीजेपी के हैं, टोटली बीजेपी के हैं। तो ऐसे में बड़ी बात ये आती है कि कई बार समाज जो है वो फिर बाद में सरकारें बनती है तो दूसरे समाजों को तवज्जो मिलने लग जाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कई बार आपके ही समाज के लोग सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि हमारा एक मंत्री बनाया और उसे भी अल्पसंख्यक महकमा दे दिया था या समाज कल्याण महकमा दे दिया था। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूर्व की बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं आने वाले भविष्य की ओर देखता हूं। आने वाला समय युवाओं का है और आज का जो युवा है वो मोदी जी से प्रभावित है, मोदी जी के आदर्शों से प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी के जो सनातन और संस्कृति की जो रक्षा करने का प्रण है उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ लोकल स्तर पर अगर हम देखते हैं तो युवा के अंदर एक आक्रोश है। युवा इस बात से भी व्यथित है कि उसे उचित राजनीतिक महत्व नहीं दिया जा रहा, उसे उचित सामाजिक महत्व नहीं मिल रहा और वो जो स्विंग है, जो आप कहते हैं कि ये जो वोट हैं ये तो पक्के बीजेपी के वोट हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रतिशत युवाओं का है जिसका कि अगर स्विंग किधर भी अगर हो गया तो निश्चित रूप से सरकारों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। तो इसके लिए राजनीतिक पार्टी को, विशेषकर मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, उनको अपनी जो ये की जातियां हैं, चाहे से ब्राह्मण हो, वैश्य हो, चाहे से राजपूत हो, उनको तरीके से साधना पड़ेगा और उनको तरीके से साधना भी चाहिए। लगातार एक चीज चर्चाओं में रहती है कि मंदिर माफी की जमीनें या मंदिर को लेकर विवाद या मंदिर किसका हो, मंदिर के पुजारी की समस्या, इस तरीके की चीजें सामने आती है। तो इनका क्या निराकरण होगा? बहुत ज्वलंत प्रश्न आपने पूछा है ऐश्वर्या जी और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे मंच दिया। ये ब्राह्मण समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, मंदिर माफी की जमीन और पुजारियों की समस्या। आज मंदिर माफी की जमीन को लेके जितने विवाद चल रहे हैं और पुजारी परिवार के ऊपर जो अत्याचार और जिस प्रकार का आतंक फैलाया जा रहा है, और हम जो जयपुर शहर में बैठे हैं लेकिन जो देहात के क्षेत्र हैं उनके अंदर स्थितियां बड़ी गंभीर है। इसके लिए राज्य सरकार को बहुत गंभीरता से इस विषय पे चिंतन करना पड़ेगा और करना चाहिए भी कि मंदिर माफी की ज़मीन, जिस तरह से 90B की एक योजना लाई और 90B की योजना लाके जिसमें सरकारी ज़मीन की भी 90B करके आवासीय कॉलोनियाँ काटी गई, उस तरह का अधिकार पुजारी को मिले जिससे उसकी जीविका का साधन हो। और वो जो ज़मीन वेस्ट पड़ी है और जयपुर शहर के, जोधपुर शहर के, उदयपुर शहर के बहुत पास में है जहां पर कि हम रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस विषय के अंदर हमारे को रेवेन्यू एक्ट के अंदर बदलाव करना चाहिए और रेवेन्यू एक्ट में बदलाव करके उन पुजारियों को भी न्याय मिले। इसमें मुझे याद है कि दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं ने यह मुद्दा उठाया था। चर्चाओं में उस वक्त आया था जब किरोड़ीलाल मीणा एक पुजारी के मृत शरीर को यहाँ पर लेकर आए थे। उसके बाद आप तमाम लोग जो हैं वो भी जुटे थे उस जगह पर। तो इसका निराकरण आज तक नहीं हुआ इस तरीके के मामलों का। तो आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसी चीज जुड़वाएंगे या कांग्रेस से भी आप डिमांड करेंगे संगठन के तौर पर? अपनी मांग पत्र के अंदर इस मुद्दे को पहले पैरा में रखा है कि ब्राह्मण समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारे मंदिर माफी की जमीन और हमारे पुजारियों पर होने वाला अत्याचार है। इसको रोकने के लिए पुजारी संरक्षण बिल लाया जाए और मंदिर माफी की जो जमीन है उसका अधिकार पुजारी को मिले, उसको डेवलप करने का अधिकार पुजारी को मिले ताकि उसके मार्फत उस ज़मीन का सदुपयोग हो और साथ ही साथ जो मंदिर के अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था हो। ये हमने दोनों ही पार्टियों को अपने मांग पत्र के अंदर ये लिख के दिया है प्रमुखता से और वास्तव में ब्राह्मण समाज के सामने ये ही सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आपकी पार्टी से जुड़ा भी चलिए मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। एक दौर हुआ करता था जब भंवरलाल शर्मा, हरिशंकर भाबड़ा, रघुवीर सिंह कौशल,
औदित्य साहब, इस तरीके के कई लीडर्स थे। आज आपकी पार्टी में सिर्फ मेरे ख्याल से एक दो ऐसे लीडर रह गए हैं उस कद के। एक सिर्फ सीपी जोशी है जो मीटिंग्स में, कोर कमेटी की मीटिंग्स में बैठते हैं, उसके अलावा मुझे नजर नहीं आता। जबकि कांग्रेस से अगर कंपैरिजन करें तो कांग्रेस में ज्यादा नजर आते हैं। देखिए, आप ये चीज़ ऐसे कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो वटवृक्ष थे, जिन्होंने इस पार्टी का बीज अंकुरित किया, वैचारिक धार दी उन्होंने इसको, और ये एक बहुत बड़ा परिवार बन गया, बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया। और देखिए, किसी को भी किसी स्तर पर कोई नहीं पहुंचा सकता। उसका खुद का मेहनत, उसका खुद का श्रम और उसकी खुद की साधना, पार्टी के प्रति उसका समर्पण उसको उस स्तर पे पहुंचा सकता है। आप लोगों का दौर था, लेकिन वो दौर अब नहीं है, क्या कारण है? ऐश्वर्या जी, वो दौर आएगा, वो स्वर्णिम काल आने वाला है। अभी वर्तमान में हमारे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी हैं और हम आगे आने वाले समय में भी आशा कर रहे हैं आने वाला समय भी हमारा ही होगा, और जिस स्वर्णिम काल की आप बात कर रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति निश्चित रूप से होगी। देखिए, ऐसी उम्मीद तो सभी लगाते हैं। कोई राजेंद्र राठौड़ को या गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर लगा रहा है, तो कोई सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी या फिर जो दूसरे लीडर हैं उनको लेकर लगा रहा है, कोई अर्जुन मेघवाल को लेकर लगा रहा है। आप सीपी जोशी को लेकर ही लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नेता को। दूसरा नेता और कौन है आपके? पार्टी नेता बनाती है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता बनाते हैं, और आने वाले समय के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता जिसे चाहेंगे उसे नेता बना देंगे। बिना पार्टी के और बिना कार्यकर्ता के कोई नेता नहीं बनता है। तो आप मानकर चलते हैं कि पार्टी आगामी दिनों में किसी को ऐसा बड़ा नेता बनाएगी जो उन लोगों का कद हुआ करता था? निश्चित रूप से पार्टी हर कार्यकर्ता को ऊपर लेके जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वंशवाद से दूर है। वंशवाद के नाम पे कोई टिकट नहीं मिलता। कहने का मतलब ये तो नहीं कि नरपत सिंह राजवी जो हैं उन्हें पहले टिकट मिलता रहा, भैरव सिंह शेखावत जो हैं वो भी एक शख्सियत थे। तो ऐसे में मुकेश दाधीच का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि भाई और भी कई लोग थे जिनकी विरासत थी। ललित किशोर चतुर्वेदी का उदाहरण भी देते हैं, भंवरलाल शर्मा का भी, उनकी भी विरासत थी, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उनकी तरफ कोई इशारा है? नहीं, मेरा किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा है, आप वर्तमान भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है। एक सवाल और, मालवीय नगर, सिविल लाइंस और आदर्श नगर, इनमें से आप लोग, और एक सांगानेर इंपॉर्टेंट, आप लोग दो चाहते हैं, तीन चाहते हैं, या एक चाहते हैं, या फिर जो पार्टी दे वो ठीक? नहीं, ऐसा नहीं है। जयपुर शहर के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण वोटर सबसे अधिक संख्या के अंदर है। आप किसी भी विधानसभा सीट को देख लें, ब्राह्मण मतदाता हर जगह पे पहले या दूसरे नंबर पर है। तो हम ये निश्चित रूप से मांग करते हैं कि कम से कम जयपुर शहर के अंदर 3 टिकटें जो हमें मिला करती थी, वो 3 टिकटें हमें पुनः प्राप्त हो। चलिए, कई सारे सवाल थे जिनका बेबाकी से आपने जवाब दिया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में, सियासत में जातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जातियों की राजनीति से इनकार करती रहे, लेकिन टिकट वितरण में जातियां भी देखी जाती है, और जातियों की संख्या में भी कई बार उपजातियां देखी जाती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों की सियासत में कौन सी जाति कितना बड़ा संख्या में टिकट ले पाती है, और उतनी बड़ी संख्या में उन जातियों को समर्थन मिलता है या नहीं। क्योंकि शह मात के इस खेल में दोनों ही पार्टियां हर एक जाति को अपने गले भी लगाने की कोशिश करेगी और दावा भी करेगी कि ये जाति हमारे साथ है। हम अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।